ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बाघों के संरक्षण में भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक सोनाली घोष और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। हम सबको जिंदगी की कई अहम चीजें मुहैया कराने वाली प्रकृति वन्य जीवों के रहने की एक ऐसी जगह है जहां वो खुशहाल माहौल में जीवन का लुत्फ उठाते हैं। वन्य जीवों में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। बाघों के लिए जंगल उनका प्राकृतिक आवास है। बचपन में हम बाघों की तस्वीर सबसे पहले किताबों में देखते हैं, फिर चिड़ियाघर में पिंजरे के बाहर उनसे मिलते हैं, टेलीविजन पर उनसे जुड़े कार्यक्रम देखते हैं और कभी कभी जंगल के आसपास से गुजरते समय उनके चिघाड़ने की आवाज भी सुनते हैं। यानी जंगल में होते हुए भी बाघ किसी न किसी तरह हम सब से जुड़े हुए हैं। जो जंगल कई बार अपने घनत्व और विस्तार के कारण हमें अजीब सा लगता है, यही जंगल बाघों को उन्नति और प्रगति के अवसर मुहैया कराता है। अपनी तेजी, चतुराई और अनूठेपन के कारण बाघ जंगल में राजा की तरह रहते हैं। और कल विश्व बाघ दिवस था। बाघ संरक्षण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और काजीरंगा नेशनल पार्क में अपनी तरह की पहली और अनूठी पक्षी गणना पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। पर्यावरणविद मुकुल सानवाल सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डीएफओ मनीष सिंह और जूम से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहते हैं कोई भी भूमिका आंकड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकती है और आंकड़े ये बताते हैं कि 1900 के समय भारत में 1 लाख के आसपास बाघ थे, लेकिन 1973 में ये घटकर सिर्फ 1827 हो गए। लेकिन सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ये संख्या 3682 हो गई है और अब जो चौथे फेज के परिणाम आने हैं, अगर उनकी माने तो ये संख्या 3925 पर पहुंच गई है। मुकुल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत में ऐसा क्या हुआ कि बाघों की संख्या बढ़ने लगी? चूंकि विश्व के कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिसमें बाघ पाए जाते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है ये, क्योंकि इस तरह के जो वन्य जंतु जो हैं उनकी संख्या बढ़ाना आसान नहीं है। तो ये जो उपलब्धि हुई है, एक तो ये शासन की नीति की वजह से हुई है। शासन ने ऐसी नीति बनाई कि कुछ क्षेत्रों को आरक्षित अलग तरह से कर दिया कि इसमें टाइगर रिजर्व के नाम पर टाइगर को पनपाया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें चुन के लोगों को वहां भेजा है। तीसरी बात ये आ रही है कि इसी तरह से हमारे नगरीय क्षेत्र में ये भावना बढ़ती जा रही है कि पर्यावरण की उन्नति होनी है और वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने में 2 अलग पहलू आते हैं। एक तो ये कि इससे कुछ आमदनी होती है, कुछ जानकारी होती है, कुछ लोगों को इसका ज्ञान बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर संख्या ज्यादा रहती है तो वन जंतु को इससे परेशानी होती है और नुकसान भी होता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने में शासन की नीति तो है ही, पर जो लोग उस क्षेत्र में हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और विशेष रूप से उनकी वजह से ही ये संख्या इतनी बढ़ी है। और जब टाइगर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पर, टाइगरों की संख्या बढ़ती है तो जंगल भी उनके साथ बढ़ता है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि बाघ केवल ताकत, सौंदर्य और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने वाला एक प्रमुख शिकारी है, जिसकी उपस्थिति पूरे जैविक तंत्र को स्थायित्व और शक्ति प्रदान करती है। इससे पहले कि मनीष सर के पास चलें, कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जो ताजा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जा रहे हैं। 785 वहां पर संख्या है। कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444। अगर हम बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो जो उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहां सबसे ज्यादा 260, कर्नाटक के बांदीपुर में 150, कर्नाटक के नागरहोल में 141 और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 125 है। मनीष सर, आप चूंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डीएफओ हैं,
आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीते 10 वर्षों में या फिर आपने अपने कार्यकाल में वहां किस तरह के परिवर्तन किए जिससे कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है एक बिल्कुल नया टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। जब 2014 में टाइगर रिजर्व बना था उस समय हमारे जो काउंटिंग हुई थी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में 26 टाइगर्स थे। और जब टाइगर रिजर्व बना तो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की जो भी मेजर एक्टिविटीज हैं, विशेष रूप से जो प्रोटेक्शन से संबंधित होती हैं, उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। और 2018 की गणना में 65 बाघ हो गए, यानी करीब करीब 2 गुने से अधिक बाघ हो गए, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है विश्व में जिसको TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद में ये संख्या 2022 की गणना में 71 हो जाती है, 71 प्लस हो जाती है। चैलेंजेस ये रहे, जैसे पिछले 10 सालों में था कि हमारा जो ओरिएंटेशन शुरू में 14 में, स्पेशली पीलीभीत के संदर्भ में बात करें तो एक टेरिटोरियल वर्किंग का था जिसमें हमारा लॉगिंग होती थी, फेलिंग होती थी, उससे रेवेन्यू आता था। ग्रेजुअली उससे शिफ्ट किया पूरे सिस्टम को हम लोगों ने कंजर्वेशन की तरफ, और मेजर हमारा वर्क हुआ ग्रासलैंड मैनेजमेंट पे, वाटर होल मैनेजमेंट पे, जो फायर होती है उस पे हम लोगों ने काफी वर्क किया। तो जिसका परिणाम ये हुआ जो हमने बताया 18 में आपके टाइगर नंबर डबल से भी अधिक हो गए। इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर टाइगर्स भी लोगों के लिए नए थे, क्योंकि संख्या जब सीमित थी तो फिर इनकाउंटर बहुत कम होता था, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो वो भी एक नया हम लोग को देखने को मिला फेनोमेना कि टाइगर जो है जंगल से बाहर आकर के खेतों में रहने लगे। तो चूंकि यहाँ पे गन्ने की फसल काफी बड़ी मात्रा में की जाती है, यहाँ की मेन कैश क्रॉप है, और गन्ने का जो फसल है यहाँ पे वो जंगल में नरकुल मिलती है, उसी की सिस्टर स्पीशीज है। तो जानवरों के लिए कोई जो है वो एक नया क्षेत्र नहीं था, उनको वो जंगल ही लगा, और वो जंगल से बाहर आकर के कुछ टाइगर्स ने गन्ने के खेतों को ही अपना हैबिटेट बना लिया, वहीं पे ब्रीडिंग करी और वहां पे ही उनके बच्चे हुए। और कालांतर में वो बच्चे जो है कभी कभार जो है कुछ घटनाएं भी हुई जिसमें संघर्ष रहा मानव के साथ में, कुछ मानवों की जानें दी गई और कुछ टाइगर्स को भी यहाँ से डिस्प्लेस किया गया। तो करीब करीब एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं 14 से लेकर 25 तक अभी भी हम लोग जो है एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पे हम लोग जो है एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ह्यूमन और टाइगर के बीच में, कि किस प्रकार से हम लोग कोएग्जिस्टेंस को आगे ले आ सकें। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण की दिशा में भारत की उपलब्धि पर कई अवसरों पर कहा है, आइए सुनते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई बहनों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ बाघों की गतिविधियां बढ़ सकें। सोनाली मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है और काजीरंगा भी उसमें से एक है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या तकनीक का इस्तेमाल है या फिर भारत सरकार की कुशल नीति है, या इसमें जन भागीदारी का जो एंगल है उसे भी आप महत्वपूर्ण मानती हैं? ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम जाने तो जो हम बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं, वो हमारी 6 जो स्पीशीज है, सब स्पीशीज है टाइगर्स की, उसमें से एक है। और उसका सबसे ज्यादा जो उसका जो नंबर है या उसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो भारत में ही है। जो हमारी एक अहम भूमिका हमारे जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जिसमें हुआ कि नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, लोगों को, कम्युनिटीज को सपोर्ट लिया जाएगा, वो एक मेन कारण रहा है। उसी तरह से काजीरंगा भी, जो कि राइनोस के लिए जाना जाता है, एक उसके राइनो का एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। उसके अलावा यहाँ पे टाइगर्स हमेशा से ही अच्छे नंबर्स में थे, क्योंकि यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है, जो एक हैबिटेट है, जो फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है, ये बहुत अच्छा है प्रे बेस के लिए। प्रे बेस मतलब हिरन, जिसमें हमारे हॉक डियर हैं या बारासिंगा या स्वॉर्म डियर हैं। और ओवर द इयर्स, क्योंकि काजीरंगा का भी एक्सपेंशन हुआ, एक
450 स्क्वायर किलोमीटर से अब वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया है और उसकी कनेक्टिविटी दूसरे टाइगर रिजर्व्स नामेरी, पाके, ओरांग के साथ हो गई है। तो टाइगर्स का भी जो एक डिस्पर्सल या उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी इंक्रीज हुई है। आपको जान के खुशी होगी कि ग्लोबल टाइगर डे को हमने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने पब्लिकली ये रिपोर्ट में दिया कि हमारे पास काजीरंगा में अब 148 टाइगर्स हैं, जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय बाघों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। क्या है वहां की स्थिति, सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और वहां के टाइगर रिजर्व में क्या अनूठी कोशिशें की जा रही है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रशांत कुमार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है। बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से माधव नेशनल पार्क और डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर रिजर्व रातापानी को हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। इसके साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की रिपोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया है। साथ ही संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले रिजर्व माना गया है। बाघों की संख्या की वजह से वन्य जीव पर्यटन में भी भारी वृद्धि देखी जा रही है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पिछले 5 वर्षों में कुल 8 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे लगभग 61 करोड़ 22 लाख रुपए की आय हुई है। सरकार मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए कई नवाचार कर रही है। मध्य प्रदेश में बाघों की जीन टेस्टिंग कराने की योजना है, जिससे उनकी सटीक पहचान की जा सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि गुजरात के वन तारा जू और रेस्क्यू सेंटर की तर्ज पर उज्जैन और जबलपुर में भी सेंटर बनाए जाएंगे। आने वाले समय में रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। प्रदेश में वन्य जीव अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया है, जो वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मुकुल सर। जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है बाघों की गिनती को लेकर, पहले कहा जाता था कि बाघ के जो पंजे पड़ते हैं उनको काउंट किया जाता था, लेकिन जब से समाज में तकनीक का चलन बढ़ा है उसमें ऐसी क्या क्या तकनीक आई है जिससे संरक्षण की दिशा में भी प्रगति मिल रही है और उनकी गणना में भी? देखिए, पहले आपने कहा कि पंजों से ही टाइगर की पहचान होती थी, तो उस समय शिकार भी किया जाता था टाइगर का। फिर ट्रिप कैमरा का उपयोग किया गया, जिसमें कि जहां ये खाना खाते हैं, पीतने की जगह है, वहां पे इनके आने जाने से कैमरा ट्रिप करेगा तो वहां से फोटो खींची जाएगी। अब मैंने सुना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ मनीष सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि मुकुल सर भी कह रहे हैं कि जो नई तकनीक है जैसे कि कैमरा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल बाघों के संरक्षण में और बाघों की गणना में किया जा रहा है? जैसे हम लोग ह्यूमंस होते हैं उसमें हम लोग के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक बाघ के शरीर पे जो धारियां होती हैं, काली और ऑरेंज धारियां होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो कैमरा ट्रैप का जो उपयोग सर ने बताया है, तो पूरे जंगल को जहां पे गणना की जाती है उसको 2 बाय 2 स्क्वायर किलोमीटर की हम लोग जो है ग्रिड में बांट लेते हैं और प्रत्येक ग्रिड में एक पेयर ऑफ कैमरा लगाते हैं और टाइगर के दोनों फ्लैंक यानी लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक दोनों का फोटो लिया जाता है और उसको जो हम लोग जो है उसकी काउंटिंग में करते हैं। जितने प्रकार के हमारे पास धारियां आती हैं उतने टाइगर्स उस एरिया में हम लोग मानते हैं कि हैं। कभी भी जो है जैसे अखिल भारतीय बाघ गणना भी होता है तो उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं देते हैं हम लोग, उसमें एक रेंज दी जाती है कि हाँ इस रेंज से इस रेंज तक नंबर है और एक उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग देते थे। आपने बताया 3682 टाइगर्स हैं, तो उसमें एक रेंज दी गई थी जिसका मिडिल पॉइंट करीब करीब ये था। रही बात जहां तक ड्रोन की है, तो ड्रोन्स का भी उपयोग काफी बढ़ गया है, लेकिन वो टाइगर मॉनिटरिंग में बढ़ा है, काउंटिंग में हम लोग अभी ड्रोन्स यूज नहीं कर रहे हैं। जी, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बाघ संरक्षण की दिशा में न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि भविष्य में और भी बेहतर करने की योजना बना रहा है। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जहां देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे,
उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। हमने टाइगर की संख्या को तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ाया ही है, लेकिन टाइगर की संख्या के साथ ही साथ उनके रिजर्व एरिया का भी विस्तार करा है। और आज उनके नेतृत्व में भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दुनिया के 97 कंट्रीज को हम जोड़ करके उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग का, इको टूरिज्म का, बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन का, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का, और उसके साथ ही साथ नॉलेज शेयरिंग के काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे साथ जयपुर से आकाशवाणी संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में 5 लोकप्रिय टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें सरिस्का बाघ अभयारण्य, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। वहां की सरकार ने किस तरह की योजना बनाई है इन 5 फेमस टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर है वो बहुत सफल हुआ है। एक उदाहरण के रूप में हम समझें तो राजस्थान में टाइगरों की संख्या अब 150 से पार हो गई है। यदि मैं आपको नंबर्स बताऊं तो टाइगर रिजर्व जो रणथंभौर है, जो सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है, वहां पर हमेशा से ही बाघ रहे हैं और बाघों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और अब वहां पर संख्या 85 से ज्यादा पहुंच गई है। यानी वहां पर टेरिटरी का संघर्ष भी शुरू हो गया है बाघों का। इसी कारण जो वहां के बाघ हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। जो करौली, धौलपुर और रामगढ़ विषधारी है, नए टाइगर रिजर्व बने हैं और यहाँ पर रणथंभौर से टाइगर शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है वो भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है उसकी, 5 से 6 साल पहले ही बना है और वहां पर 2 टाइगर शिफ्ट किए गए हैं। यदि हम बात करें सरिस्का की तो एक समय आया था 2005-6 के आसपास जब सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं बचा था और अब फिर उसके बाद प्रयास किए गए और रणथंभौर से टाइगर शिफ्ट किए गए। सरिस्का में 3 से 4 टाइगर शिफ्ट किए गए थे अलग अलग समय में, लेकिन अब वहां पर जो टाइगर्स का कुनबा है वो बढ़कर 45 हो गया है। तो सरकार के सतत प्रयास है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है कि आपको यदि किसी टाइगर की शिफ्टिंग की जानी है तो एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही टाइगर की शिफ्टिंग होगी। इसके अलावा कानून बहुत सख्त है। तो जो लोग पोचिंग करते थे या अवैध शिकार कर देते थे टाइगर्स का, वो पूरी तरीके से रुक गया है। लोगों में जागरूकता भी आई है। तो जैसा इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र किया, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर की देखरेख करता है और हर 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ जनगणना आयोजित की जाती है। पिछली बार ये जनगणना 2022 में हुई थी। आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की आबादी के लगभग 75% बाघ भारत में निवास करते हैं और पिछले 2 दशकों में बाघों की संख्या 2 गुने से अधिक हुई है। अगर इनका वार्षिक वृद्धि दर देखें तो ये 6.1% है। मुकुल सर, एक और बहुत प्रासंगिक सवाल ये होता है कि बहुत सारे शहरों के लोग अपनी छुट्टियां बिताने टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं कि वीकेंड वो वहां पर सेलिब्रेट करके आएंगे। जो गांव वाले हैं उन्हें लगता है कि अगर बाघों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए खतरा बढ़ेगा, चाहे वो फसल के नजरिए से हो, चाहे वो फिर सुरक्षा के नजरिए से हो। क्या आम लोगों की बाघ संरक्षण के नजरिए से कोई जिम्मेदारी है या ये फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार और उनकी नीतियों पर ही निर्भर है? मनीष जी ने पहले संकेत किया था कि गन्ने के खेत में टाइगर ब्रीड कर रहा है, बस गया है और उसका एक संतुलन बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यही चीज और जगह भी हो रही है किसी न किसी रूप में। जैसे कॉर्बेट पार्क की मिसाल ले लीजिए। आपने कहा कि उत्तराखंड में 500 से अधिक टाइगर हैं, अधिकांश ये कॉर्बेट पार्क में ही हैं। तो वहाँ जो अंदर जीप में लोग जाएंगे, अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, जीपों की संख्या सीमित कर दी गई है ताकि एक मात्रा से अधिक लोग न जाएं अंदर। ये भी कोशिश की जा रही है कि कुछ कोर एरिया ऐसे होते हैं जहां कोई नहीं जाएगा ताकि टाइगर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लोगों से कहा जाता है ज्यादा शोर शराबा ना करें ताकि वन जंतु को ऐसा ना महसूस हो कि ये जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं है और कहीं वो और चला जाए। प्रकृति की सुंदर वादियों में बसे उत्तराखंड में भी बाघ संरक्षण को लेकर काफी तेज प्रयास किए जा रहे हैं। वहां की स्थिति के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं देहरादून से आकाशवाणी संवाददाता साक्षी सिंह।
In a landmark step for wildlife protection, Uttarakhand continues to lead the way in tiger conservation. According to the National Tiger Conservation Authority, the state's tiger population rose from 178 in 2006 to 560 in 2022, marking a 314% increase. Tigers have now been officially sighted on all 13 districts, including high altitude zones, reflecting improved habitat connectivity and prey base. The state's success is backed by modern conservation tools such as camera traps, M-Stripe software, DNA profiling, GPS tracking, and drones. These systems enable round-the-clock monitoring and rapid response to threats. In a significant move, Chief Minister Pushkar Singh Dhami recently announced the induction of Agniveer into the Tiger Protection Force. These youth will assist in anti-poaching patrols, field surveillance, and forest safety, blending national service with ecological responsibility. The state has also launched massive awareness drives, anti-plastic campaigns, and forest safety training for residents with the help of institutes like AIIMS Rishikesh. The officials say the next step is to expand tiger corridors, reduce human-wildlife conflict, and make Uttarakhand's reserve sustainable for both biodiversity and livelihood. मनीष सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कोई वर्कशॉप भी सरकार की तरफ से बीच बीच में आयोजित की जाती है और वहां कुशल प्रशिक्षकों को बुलाया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है और जो नई तकनीक है उसके बारे में जो संरक्षण करता है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर भी है, वो अवेयर हों? और साथ ही एक छोटा सा सवाल और है, भविष्य की किस तरह की कार्य योजना है सरकार के नजरिए से और आप जैसे प्रशासकों के नजरिए से? विभिन्न स्तरों पे भारत सरकार से लेकर के हम लोग जो स्थानीय स्तर पर हम लोग वर्कशॉप्स भी कराते हैं और एक्सपीरियंस शेयरिंग मीटिंग्स भी होती हैं कि विभिन्न टाइगर रिजर्व्स में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं, विभिन्न चीजों से लेकर के विभिन्न पहलुओं को लेकर के उनको किस प्रकार से हम लोग दूसरे क्षेत्र में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे अभी ऐसे एनटीसीए की बैठक हुई थी कल, जिसमें सभी फील्ड डायरेक्टर्स को इन्वाइट किया गया था। तो वो एक इसी प्रकार की बैठक थी कि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पे भी बैठकें होती हैं जिसमें इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है कि हम लोग जो नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसको हम लोग शेयर करें। साथ ही साथ यहाँ पर भी लोकल लेवल पे अगर पीलीभीत की बात करें तो कई सारे हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर एरिया में चैनलिंग फेंसिंग करी गई है, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे हिस्टोरिकली हमारे इंसिडेंसेस हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने CSR के माध्यम से जो सेंसिटिव विलेज थे वहां पर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं ताकि जो है जंगली जानवर रात में अंधेरे से निकल करके गाँव की तरफ ना आए। साथ ही साथ जागरूकता को लेकर के हम लोगों ने बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार किया है। तो इन सब चीजों को हम लोग जो है शेयर करते हैं और टाइगर रिजर्व के साथ में, ताकि वहां पर भी जो है हम लोग कर सकें। जहां तक ये बात है कि गवर्नमेंट का क्या कार्य योजना है, सरकार का पूरा जो है फोकस और हम सभी लोगों का फोकस है कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को हम लोग हरा भरा और सुरक्षित रख सकें। बाघ चूंकि हमारी खाद्य श्रृंखला का और पर्यावरण को अगर देखें तो जंगल में टॉप प्रेडेटर है, यानी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। और अगर हम बाघ को संरक्षित करने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरे जंगल को संरक्षित करने में सफल होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बाघ को संरक्षित करते हैं तो हम लोग जो मानवता है आने वाली, उसी को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। काजीरंगा इन दिनों चर्चा में है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मार्च 18 से लेकर 25 मई 2025 के बीच एक विशेष घास भूमि पक्षी गणना अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य वहां की दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों का आकलन करना था। इस पक्षी गणना की सबसे विशिष्ट विशेषता थी पैसिव अकॉस्टिक मॉनिटरिंग, एक ऐसी विधि जिसमें पक्षियों की आवाजों को रिकॉर्ड करके उनकी पहचान की जाती है। पारंपरिक दृष्टि आधारित विधियों की तुलना में यह विधि अधिक प्रभावशाली मानी गई क्योंकि ये पक्षी आकार में छोटे, रंग में घास जैसे और बहुत शर्मीले होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 29 स्थानों पर 6 रिकॉर्डिंग यंत्र लगाए गए जिन्हें 3 दिन तक चालू रखा गया। बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को स्पेक्ट्रोग्राम और मशीन लर्निंग आधारित बर्डनेट सॉफ्टवेयर की सहायता से विश्लेषित किया गया। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आइडिया कहां से आया और इससे किस तरह के परिणाम हासिल हुए। हम लोग को काजीरंगा में पता है कि बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है, पर इसके अलग चैलेंजेस भी हैं क्योंकि यहाँ पे इतने आपके मेगा हर्बीवोर्स या हम कह सकते हैं कि लार्ज एनिमल्स, राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, बफेलो, बिग 5 है। तो यहाँ पे रिसर्च करना जो है एकदम जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड्स हम कहें कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप पक्षी को देख रहे हैं,
वो बहुत कठिन हो जाता है। और लकीली उसी टाइम में जब हम लोग इसका सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो एक यंग रिसर्चर मिस्टर चिरंजीव बोरा, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्पायर फेलोशिप उसको मिला हुआ है, और चिरंजीव ने अपने परमिशंस, उसकी पीएचडी उसने ग्रासलैंड बर्ड्स के ऊपर ही की हुई है। और उसी तरह से डिस्कशंस में फिर हमने बर्ड एक्सपर्ट्स, जो कि बर्ड्स की आवाज को पहचानते हैं, जो लोग बर्ड्स को अच्छी से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज, ये ग्रासलैंड बर्ड्स बहुत सिमिलर होती हैं, बहुत डिफरेंस करना इनके सॉन्ग का, उसके लिए थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज चाहिए। तो इसी तरह से फॉर्चुनेटली ये सारी चीजें, और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमें इस टाइम में सर्वे करना था जब ये ग्रासलैंड बर्ड सबसे ज्यादा वोकल, मतलब चहकती हैं, जब वो गाना गाती हैं, क्योंकि उस टाइम में उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो तब वो घोंसले बनाती हैं, और अपने घोंसले को प्रोटेक्ट करने या मेट को आकर्षित करने के लिए उनकी आवाज जो है वो ज्यादा सुनाई देती है। और फॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले, मोर देन 43 बर्ड स्पीशीज मिली, और उसमें भी मतलब जो हमारे 10 मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर सके। जिन 10 प्रजातियों की बात कर रही हैं मैडम, उनमें बंगाल फ्लोरिकिन, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, फिंस वीवर, स्वैम्प ग्रास वैबलर, जर्डन वैबलर, स्लेंडर बिल्ड बैबलर, ब्लैक ब्रेस्टेड पैटरबिल, मार्श बैबलर, ब्रिस्टल ग्रास बर्ड और इंडियन ग्रास बर्ड शामिल है। और इनमें से फिंस वीवर की एक प्रजनन कॉलोनी की खोज सर्वेक्षण की एक बड़ी उपलब्धि रही, जिसमें 85 से अधिक घोंसले मिले। अब इनको संरक्षण करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क सरकार के सहयोग से किस तरीके की रूपरेखा बना रहा है? जितने भी हमें रेयर बर्ड्स हम लोग को मिले, एक तरह का इंडिकेटर है कि हमारा इकोसिस्टम हेल्दी है। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक हमारे लिए जो अभी आगे मैनेजमेंट में आएगा वो है कि हम इसको कितना हम बरकरार रखें। अगर इन ग्रासलैंड्स में कहीं पे भी कोई भी एक थ्रेट आ रहा है, चाहे वो आजकल जो है इन्वेजिव स्पीशीज जिसको हम कहते हैं उसका आ रहा हो, या फिर किसी और तरह का थ्रेट है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। और जिन जिन जगहों पे हमें खास तौर से बहुत ही दुर्लभ पक्षी मिले हैं, खास तौर से हमारा फिंस बया और बंगाल फ्लोरिकिन, उन ग्रासलैंड्स को हमें और अच्छे से मॉनिटर और उनको हमें संरक्षित करना पड़ेगा। ये सर्वेक्षण केवल एक आंकड़ा संग्रह प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि हमारा पर्यावरण किस दिशा में जा रहा है। घास भूमि पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत के संवेदनशील संकेतक हैं, और उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति हमें हमारे संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत देती है। अंत में बहुत संक्षेप में सर आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले समय में चुनौतियां क्या है और उससे कैसे पार पाया जा सकता है? सबसे बड़ी चुनौती तो बढ़ती हुई आबादी है। जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ेगी और अधिकांश व्यक्ति गांव से शहरों की तरफ जाएंगे, तो ये लोग पर्यटक के रूप में बाहर निकलना चाहेंगे। कुछ पर्वत की तरफ जाएंगे, कुछ जंगलों में जाएंगे। तो उसका एक बैलेंस बनाना, किस तरह से उसको सीमित रखना, उनको आकर्षित भी करना और सीमित रखने का एक चुनौती रहेगी। और मुझे लगता है कि फील्ड डायरेक्टर जो टाइगर के हैं, जो बड़े शहरों के पास में हैं, उनके सामने ये चुनौती पहले आएगी। और दूसरी बात यह है कि आगे चल के एक चुनौती ये भी आएगी कि अगर जिस तरह से टाइगर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो शिफ्टिंग की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मनीष जी ने कही, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम टाइगर को संरक्षण देते हैं तो मानवता को संरक्षण दे रहे हैं, अपने भविष्य को संरक्षण दे रहे हैं। जब ये भावना फैल जाएगी तो मुझे लगता है कि आगे चल के जो पानी की, आब हवा की समस्याएं हैं, उनमें भी एक नया मोड़ आएगा। इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए मुकुल सानवाल सर आपका, मनीष सिंह सर आपका और सोनाली घोष मैम आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। 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 बाघों के संरक्षण का अर्थ केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास है। यदि बाघ सुरक्षित हैं, तो इसका सीधा संकेत ये है कि जंगल स्वस्थ हैं, जल स्रोत संरक्षित हैं, जैव विविधता समृद्ध है और अंततः मानव जीवन भी सुरक्षित है। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करना होगा और पर्यावरण प्रेमी बनकर उसका संरक्षण करना होगा। सोच में बदलाव लाकर हम बहुत हद तक
बाघों को खुलकर जीने का मौका दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे बाघों के संरक्षण में भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक सोनाली घोष और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।